उसमें आएगी। हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, 1 घंटा है ना, आ जाएगी वो, जब तक हम थोड़ा रिवीजन अच्छा कर लें, ठीक है। क्या वेट कर ली क्या? सुषमा को मैसेज कर दे। रुक जाओ, मैं मैसेज कर मैसेज किए हैं सिंपल टिका। रही। तो हमको लग रहा है थोड़ा सा आने में लेट है। मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ, ऐसे भी तो ये रिकॉर्डिंग क्लास है ना, देख लेगा, क्योंकि एक ही घंटा टाइम है ना। ठीक, कुछ हो जाए। देखो कल हम लोग क्या पढ़े थे लक्ष्मी, मेरे पास UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। हम लोग यहाँ पे पढ़े कि कन्वेंशन आया था, है ना। 3 कन्वेंशन में जो पहला वाला कन्वेंशन है NFCCC, इसमें ये 1992 में सिग्नेचर हुआ था, 1994 में इनफोर्स में आया था, और इसकी पहली मीटिंग 1995 जर्मनी में हुई थी। ये हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे बोला गया कि अगर हर साल हम लोग मिलेंगे, ठीक है, और जब हम लोग मिलेंगे ना तो उस मीटिंग का नाम रखेंगे, उस मीटिंग का नाम रहेगा कॉप, ठीक है। तो COP1 हुआ जर्मनी में, उसके बाद COP2 हुआ, फिर उसके बाद COP3 हुआ। तो COP3 जो हुआ ना, यहाँ बहुत COP3 में आया प्रोटोकॉल। ये पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन आता है, पेपर 2 में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रोटो जो है, ये तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू सेट लीगली बाइंडिंग टारगेट टू कट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस को क्या करना, इमिशन करना, यानी कम करना, ठीक है, कम करना। तो ये जो कम करने का टारगेट दिया गया ना, उसको लीगली बाइंडिंग। ये पहला ऐसा ट्रीटी था इंटरनेशनल जिसको लीगली बैन किया गया कि आपको करना ही होगा, ठीक है। पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन आता है, पेपर 2 में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो बोल रहा है कि फोटो प्रोटोकॉल आया कब था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट, इसको रख लो। 11 दिसंबर 1997 ये जो है ना, इसको एडॉप्ट किया। फोटो प्रोटोकॉल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, फोटो प्रोटोकॉल पेपर 1 पेपर 2 में दोनों एडॉप्ट कब किया गया था, 1997, ठीक है। फिर पूछता तुमसे कि इनफोर्स कब हुआ, आया कब, इनफोर्स कब हुआ। इनफोर्स पूछेगा तो 16 फरवरी 2005। फोटो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि एक बैनिंग ट्रीटी है। दूसरा, ये 1997 में स्टॉप किया गया है। तीसरा, ये 2005 में जो है इनफोर्स है। बोले ये आए कहाँ पे, तो थर्ड सेशन किसका, UNFCCC के थर्ड, यानी COP3, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो UNFC है ना, इसका जो थर्ड सेशन या COP3 बोलेंगे, यहाँ पर ही कोटो प्रोटोकॉल लिखा, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि ये तो समझ में आ गया कि ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी। पर्पस क्या था, ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करना। दूसरा क्वेश्चन, ये कब आई थी, ठीक है, ये आई कब थी, ये इसे अडॉप्ट कब किया गया था, तो 1997, अडॉप्ट कब किया गया था, 1997 में। लेकिन इनफोर्स में कब आई थी, 2005। कौन से कॉप में हुई थी, तो COP3 में। अच्छा, इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया, इंडिया ने कब रेटिफाई किया। आज तक क्वेश्चन आया नहीं कि इंडिया ने कब रेटिफाई किया, लेकिन इनसे बहुत सारा क्वेश्चन आ गया कि कब अडॉप्ट किया गया, कब इनफोर्स में आया, कौन सा कॉप में हुआ था, लीगली बाइंडिंग है, पर्पस क्या है, ये सब आ चुका है। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया है, 2000। बोल रहा है क्या कि जबकि USA नेवर वाज ए पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल, USA कभी प्रोटोकॉल का पार्ट बना ही नहीं।
कोटो प्रोटोकॉल में एक्चुअल में क्या हुआ था, कोटो प्रोटोकॉल में यहाँ पे जो लीगली बाइंडिंग किया गया था ना, ये जो लीगली बाइंडिंग थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए थी, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। जो टारगेट सेट किया गया, ये टारगेट आपको करना है और पूरा कर कर, अगर आप पूरा नहीं करते तो आपको पेनल्टी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ डेवलप कंट्रीज के लिए, ये जो टारगेट बोला गया था ना, ये टारगेट पूरा करना है और बिल्कुल लीगली बाइंड, नहीं करोगे आपको सजा भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ ईडी के लिए था, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था, जैसे यूएस, अगर यूके, ये लोग जो डेवलप कंट्रीज जो, तो यूएस बोलती है कि मैं ऐसा ट्रीटी का पार्ट बनूं, तो यूएस ने कभी भी कोटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं बना। कनाडा बनता है, लेकिन 2012 में जो विड्रॉ ले लेते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या यूएस कोटो प्रोटोकॉल का पार्ट था, नहीं, कभी भी नहीं, नेवर ज्वाइन कोटो प्रोटोकॉल। लेकिन कनाडा ज्वाइन करता है 2012 में, ठीक है, सॉरी, ज्वाइन करता है लेकिन 2012 में वो कोटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ ले लेता नहीं। ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रीटी है, ये डेवलप्ड कंट्री बोल रही है, जबकि ये आई थी 1997 में। ये जो ट्रीटी है इसको अडॉप्ट किया गया था 1997 में। उस टाइम चाइना इतना ग्रो नहीं था, ठीक है, जब ये ट्रीटी बनी, तो चाइना को बोला गया कि आप लीगली बाइंडिंग नहीं, तो आप इन्वेशन करो या मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तक कि कनाडा जो था वो डेवलप था, तो कनाडा बोल रहा है कि अच्छा, हम लोग तो चाइना 2005 में ये क्या हुआ था, तुम्हारा एयरफोर्स में आई, तो कनाडा का कहने का मतलब है कि अब तो 2005 तक का चाइना तो बहुत ग्रो कर गया है, बढ़ के अच्छी इकोनॉमी आ रही है, तो उसको भी आप ये बनाओ बैंडिंग नहीं, लेकिन आपने सिर्फ डेवलप कंट्री पे ही बैंडिंग, इसलिए उन्होंने 2012 में हट गया, बोले हमको नहीं रहना, ठीक है। बोला करंटली कितना पार्टी था फोटो प्रोटोकॉल में, अभी 192 में पार्टीज है, इसमें टोटल 192 पार्टीज है। याद करेंगे पर्पस क्या है, एग्जाम में पर्पस पूछता है, इसका मेन गोल क्या है। मेन गोल है रिड्यूस करना, क्या, ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करना, ग्रीन हाउस गैस को कम करने का पर्पस है, ठीक है। सच में पर्पस क्या था, गोल क्या था, रिड्यूस करना, क्या, ग्रीन हाउस गैस। लेकिन ये भी डिसाइड किया गया है कि कितना कम करना, रिड्यूस तो करना है लेकिन कितना, 5.2% ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ठीक है। एक बार हम लोग चार्ट बनाते हैं, उसके बाद इसके आगे, हाँ, ठीक है। फोटो तुम देखना, फोटो, फोटो प्रोटोकॉल कब आई, एडॉप्ट कब किया है, एडॉप्ट डेट है 1997, बोलते जाओ अगर याद है तो। इन फोर्स 2005, ठीक है। गोल क्या था, गोल क्या था तुम्हारा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये हो गया, ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ठीक है ना। कौन से कॉप में हुआ था, तो कॉप 3, ठीक है। लीगली बाइंडिंग, उसके बाद कनाडा ने कब विड्रॉल, 2012 में, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि हमारा कितना परसेंट, कितना परसेंट ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करना, 5.2%। यहाँ तक हम लोग को रिविजन है, चलो फिर
वेट तो बोला गया कि ये क्वेश्चन भी पेपर 1 में आता है कि कौन कौन सा, देखो ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो बोला गया कि कौन कौन सा गैस बोला गया था रिड्यूस करने की। ग्रीन हाउस गैस तो बोला गया था, तो लेकिन नाम भी बताया, ये भी एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन कौन सा गैस प्रोटोकॉल के अंदर आता है। तो सबसे पहले हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रोस ऑक्साइड है, देखो नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोस ऑक्साइड N2O। कभी कभी तुमको ना CO2 दे देगा, मतलब नाम नहीं देगा, CH4 दे देगा और N2O दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और एक जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी याद, दोनों याद करना, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, मीथेन का CH4, नाइट्रोस ऑक्साइड का N2O। हाइड्रो, देखो ये तीन जो है ना एक कैटेगरी, देख लो यहां से थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, पर फ्लोरोकार्बन, देखो है ना पर फ्लोरोकार्बन, यहाँ से हाइड्रो यहाँ से पर, बाकी सेम, यहाँ पे हाइड्रो यहाँ पे पर, PFS पर फ्लोरोकार्बन। उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड S56, ये 6 तरह के गैस को बोला गया था खत्म करना, कम करना, ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करना। इसे 6 गैस है, 6 गैस में से 6 गैस का नाम क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रोस ऑक्साइड N2O, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन PFS, उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF। ये 6 गैस को बोला गया था कम कर, कितना परसेंट? 5.2% कम कर, ठीक है। ये समझ में आ गया। बात है दूसरा, समझ में आएगा, बोलोगे, ठीक है ना। फोटो प्रोटोकॉल में 2 कमिटमेंट पीरियड होते हैं, 2 कमिटमेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया। फर्स्ट कमिटमेंट क्या था, सेकंड क्या था, ये बोला। फोटो प्रोटोकॉल में 2 कमिटमेंट पीरियड किया गया, मतलब कमेंट किया गया था, तो वो 2 पीरियड में किया गया था। पहला पीरियड में एक कमेंट किया गया, दूसरा पीरियड में एक कमेंट किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड का डेट क्या है। फोटो प्रोटोकॉल में जो पहला कमिटमेंट किया गया था वो 2008 से लेकर 2012 तक, ठीक है। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड का डेट देखो क्या बोल रहा, 2008 से लेकर 2012 जो है ना, ये फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है, ठीक है। फोटो प्रोटोकॉल में 2 कमिटमेंट हुआ था। कमिटमेंट पहला जो हुआ था वो 2008 से 2012 तक था, ठीक है। पहला बोला गया, मतलब एक टारगेट सेट किया कि हम लोग कमिट करते हैं कितना इतना टारगेट को पूरा करें। तो क्या बोला गया था पहला कमिटमेंट में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला कमिटमेंट में कितना परसेंट को सेट किया गया कम करने के लिए? 5%। बोला फर्स्ट कमिटमेंट में हम लोग 5% कम कर, और कहाँ तक, कौन सा लेवल सेट किया कि कहाँ तक का ले जाएंगे कम कर 1990। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड को सेट किया गया था पूरे प्रोटोकॉल में, उसका एयर कौन सा सेट किया गया था? 1990, कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस को खत्म करके 1990 का लेवल में ले जाएंगे, मतलब 1919 में जो दुनिया था ना वही लेवल में ले जाएंगे। 5% करके हम लोग ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करेंगे, और इसे कम करते करते हम लोग क्या कर देंगे, 1990 के लेवल में ले जाएंगे, ठीक है। पहला पीरियड में ये कमेंट किया गया कि ये हम लोग करेंगे, ठीक है। दूसरा में क्या बोला गया, सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2013 से 2020, ठीक है। दूसरा जो है देखो 12 तक तो हुआ, तो 12 के बाद 2013 ही आएगा, तो 2013
2020, 2013 से 2020 तक हुआ। यहाँ पर भी सेट किया गया कि अच्छा ये कहाँ पे हुआ था, ये दोहा अमेंडमेंट में हुआ था, ठीक है ना। सिकड़ वाला जो हुआ था ना, ये दोहा अमेंडमेंट, सिकड़ जो कमिटमेंट लिया गया था ना, ये दोहा अमेंडमेंट में लिया गया, ठीक है। डेट क्या था भाई, मतलब इसको सिकड़ कमिटमेंट पीरियड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द दोहा अमेंडमेंट 2012। 2012 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना। अब बोला गया था कि हम लोग जो टारगेट सेट करेंगे ना, वो 2013 से 2020 रहेगा। 2013 से 2020 का कमिटमेंट पीरियड किया गया कि हम लोग इतना से इतना तक का हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, 80%, देख लो यहाँ पे 80% हम लोग ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करेंगे। लेवल क्या सेट किया, वही 1990 वाला लेवल सेट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, जो कि तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन था कि ये जो ट्रीटी है ना, इसको क्या बोला जाता है, देखो, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो कॉमन तो है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, ठीक है। वो कैसे, अभी मैं तुमको बताई कि जो कोटो प्रोटोकॉल था वो बाइंडिंग था, किसके लिए बाइंडिंग था, वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लिए बाइंडिंग, ठीक है ना। इसलिए बोला गया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन, ये एग्जाम में आया हुआ अभी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन में, कि कौन सा ट्रीटी कॉमन है बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉमन मतलब सबों को करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग दिया गया। जैसे जब डेवलप कंट्रीज को दिया गया तो बोला गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके लिए लीगली बाइंडिंग है, आपको करना है हर हाल में, ठीक है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज को दिया गया तो कोई लीगली बाइंडिंग नहीं बोला गया। इस वजह से डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। हाँ, जो मैं बता रही हूँ कि जो द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ द कोटो प्रोटोकॉल। ये कोटो प्रोटोकॉल में आया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीबीडीआर कहाँ पे आया था सबसे पहली बार, इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है सीबीडीआर को, बाद में भी हुआ बट पहली बार कहाँ पे आया, ठीक है। अब कोटो प्रोटोकॉल दिया ऑप्शन में, आंसर मार देंगे। इसका मतलब क्या है कि इट होल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन अकाउंटेबल फॉर lowering existing emission because they are previously contribute to the atmosphere present concentration of greenhouse gas। इसका मतलब क्या है, समझा रही हूँ, देखो सी बी और डी आर, ठीक है, सीबीडीआर। तो इन्होंने बोला कि हम लोग कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ईडी लगा दिया डेवलप और डी में आईएनजी लगा दिया डेवलप। तो इन्होंने बोला कि हम लोग ईडी में क्यों लीगली बाइंडिंग कर दिया, करना ही करना है, ठीक है। क्यों क्यों हम लोग इसको लीगली बाइंडिंग किए, ठीक है। क्यों लीगली बाइंडिंग किए, बिकॉज कि ये जो तुम्हारा बोला कि अभी 2005 में ये क्या था, ये 2008 का, ये 2012 का है, तो बोला कि 2012 तक का, मतलब 2005 में आया ना, 2005 में तो इनफोर्स 2005 में आया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि देखो भाई, हिस्ट्री को खराब किसने किया, हिस्ट्री में क्लाइमेट को खराब किसने किया, ठीक है। हिस्ट्री में क्लाइमेट को खराब किसने किया, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो डेवलप्ड, उन्होंने खराब किया। इसीलिए इनको लीगली बाइंडिंग है। और ये लोग तो अभी अभी उभरे हैं, जो डेवलपिंग है तो अभी अभी उभरे हैं, ठीक है ना। इस वक्त यहाँ पे इन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, तुमको सिर्फ ये याद करना है कि कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये कहाँ पर आई है, ठीक है, ये कहाँ पर आई है, तो ये कोटो प्रोटोकॉल में है। कहाँ पर आई है, कोटो प्रोटोकॉल, ठीक है। बस तुम लोगों को माइंड में सिर्फ यही रखना है कि सीबीडीआर कहाँ पर है, तो कोटो प्रोटोकॉल के अंदर है, ठीक है। लोग दोनों बहुत जल्दी जल्दी आए। अभी तुम्हारा ये आरती तो मैसेज कर दी थी कि मेरा लेट होगा। देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट्स का बनाई हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट्स बनाई, तुम देख लेना, ठीक है। फिर अडॉप्ट कब किया गया था प्रोटोकॉल, तो 1997, इनफोर्स 2005। गोल क्या था, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। कॉप कौन सा कॉप में, तो कॉप 23। और लीगली बाइंडिंग था, यस बाइंडिंग था, लेकिन सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। यहाँ और शायद 2002 को होगा, नहीं, गलत है। 2002 में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया, देखो तुम निकाल के। 2005 में इनफोर्स हुआ है, इंडिया ने 2002 में रेटिफाई किया। इंटरनेट पे देखो,
ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक इसको इंक्रीज कर देती हूँ, ये चार्ट को इंक्रीज करें। ये शॉर्ट में अगर तुम लोग अपना स्क्रीन शॉट लेना चाहोगे तो ले लो, कि इसको है ना मतलब रिवीजन करना होगा तो फोटो से निकाल के रिवीजन करें। फोटो प्रोटोकॉल कब आया? 1927, इन फोर्स 2005। गोल क्या है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करना तो कितना परसेंट? 2.5, ठीक है। अच्छा, कौन सा कॉप है? कॉप 3 में। क्या लीगली बाइंडिंग है? बिल्कुल लीगली बाइंडिंग, सिर्फ डेवलप कंट्रीज के लिए। कनाडा ने कब विड्रॉ लिया? 2012 में, ठीक है। लक्ष्मी देख लो, तुम देख लो, ये लक्ष्मी क्या सुषमा बोली थी ना, सुषमा तुम देख लो, ये 100% 2005 है। चलो आ जाओ। उसके बाद बोला कि कोडो प्रोटोकॉल में 2 कमिटमेंट पीरियड हुआ था, 2 कमिटमेंट पीरियड, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ लेकिन यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। 2 कमिटमेंट पीरियड में चार्ट में ऐड कर दे, रिवीजन हो जाए। 2 कमिटमेंट पीरियड हुआ था, ठीक है। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कब से कब तक हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोडो प्रोटोकॉल में जो पहला कमिटमेंट पीरियड था वो कब से कब था? फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, फर्स्ट वाला, वो था 2008 से 2012। इसमें क्या बोला गया था? कितना कितना ग्रीन हाउस गैस कम करना है? 5%। कौन सा लेवल तक ले जाएंगे? लेवल क्या सेट किया था कि हम लोग कम करके 90 का लेवल तक ले जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फोटो प्रोटोकॉल में कौन सा लेवल सेट किया गया है? 1990 का लेवल, ठीक है। सेकंड कमिटमेंट पीरियड कब है? सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो है तुम्हारा 2000 2013 से 2020, ठीक है। 2013 से 2020। क्या ग्रीन हाउस गैस का कितना परसेंटेज सेट किया गया? कितना कम करेंगे? 18। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 2000 सेकंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ और कितना सेट किया गया था ग्रीन हाउस गैस को कम करना है? 18%। लेवल क्या था? लेवल वही 1990। चार्ट ले लो, ठीक है। अच्छा, 6 गैस को तुम लोग जाके याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते, ये वाला बोले कि ये एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल एनवायरमेंट नॉर्म्स डेवलप बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे बनाया था, ठीक है ना। इसको डेवलपिंग कंट्रीज तो फेवर करते हैं बट डेवलप कंट्रीज को फेवर नहीं करते। रट लो, एग्जाम में आया हुआ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन में आया। पेपर 1 का, ये तो हम लोग दोनों में पढ़ेंगे ना, ये वाला टॉपिक दोनों में आता, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। तो इससे क्वेश्चन आया था तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस में कि डेवलपिंग कंट्रीज इसको फेवर करते हैं और डेवलप कंट्रीज भी फेवर करते हैं, तो गलत हो जाएगा। डेवलप वाला गलत हो जाएगा और डेवलपिंग वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसको डेवलपिंग कंट्रीज फेवर करती है क्योंकि ये कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है। डेवलपिंग कंट्रीज को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती है, कोई देती है बट लीगली बाइंडिंग नहीं करती है। जबकि डेवलप कंट्रीज को देती है तो बोलती है कि ये लीगली बाइंडिंग आपको करना, हर हाल में करना, नहीं तो आपको पेनल्टीज मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से डेवलप कंट्रीज के अपोज है, जैसे यूएसए, यूएसए का कभी भी मेंबर नहीं बना, कभी भी पार्ट नहीं बना, बोला ये डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटी है। ये ईडी को तो बोलती है कि हाँ तुम कम करो, लेकिन डेवलपिंग को तो कुछ नहीं बोले। जबकि चाइना तो आज का एक इमर्जिंग इकोनॉमिक है, उसको भी देना चाहिए। तो इस वजह से डेवलप कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करती। रटना है ये वाला चीज, डेवलप कंट्रीज के अपोज है और डेवलपिंग कंट्रीज इसको सपोर्ट करती है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसको देख के डरना नहीं है कितना बड़ा, बस यहाँ पे तुमको खाली यही बात करना है, लीगली बैंडिंग। लेकिन ये लीगली बैंडिंग किसके लिए था, ये मैं रीजन बता रही हूँ। हिस्टोरिकल पॉल्यूटर और रिसेंट पॉल्यूटर, बोले हम बोले ना कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ठीक है ना। तो जो कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या कि कॉमन CBDR प्रोटोकॉल में पहली बार आया। तो इसका मतलब क्या बोला कि आपने क्या किया, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है आपने उसको लीगली दे दिया, बाइंडिंग कर दिया कि तुमको करना ही करना, अगर नहीं करोगे तो तुमको पेनल्टीज मिलेगा, ठीक है ना। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको आपने कुछ नहीं, इन्होंने बोला, ठीक है ना। तो कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही हो गया कि कॉमन लेकिन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, इसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इसको भी दिया गया, लेकिन इसके साथ लीगली लगा दी, ठीक है ना। इन्होंने रीजन दिया, बोला सुनो भाई, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो हिस्टोरिकल पॉल्यूटर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, अभी तक आया नहीं लेकिन अगर आ जाए तो, कि हिस्टोरिकल पॉल्यूटर किसको बोला है? डेवलप्ड कंट्रीज को। क्यों? देखो, चाइना तो अभी अभी आई ना, इन्वायरमेंट को डिग्रेड किसने किया? इन्वायरमेंट को डिग्रेड किसने किया? क्लाइमेट चेंज किसने किया? खुद रिस्पॉन्सिबल है हिस्ट्री को खराब करने में।
डेवलप्ड, आपने इंडस्ट्री लाया, ठीक है, यूएस के रशिया इन सारे कंट्रीज में बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्री आया, तो इन्होंने ही तो क्लाइमेट को खराब किया है। आप लोग हिस्ट्री पॉल्यूटर हैं, आपने हिस्ट्री से पॉल्यूशन किया है, आपने तो हिस्ट्री से ही पास्ट से क्लाइमेट को बर्बाद कर रहे हैं, आप हिस्टोरिकल पॉल्यूटर हैं, आपने हिस्ट्री से ही बर्बाद करते 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 आज तक बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, ये तो रिसेंट का पॉल्यूटर है, ये तो अभी अभी पॉल्यूट करना स्टार्ट किया है क्लाइमेट को, ठीक है। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, इस तरह का नेशन तो अभी लिया ना भाई, अभी ये लोग ग्रीन हाउस गैस को अभी यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने तो रिसेंट पॉल्यूटर हो गए ना, इस वजह से आप लोगों को ना लीगली बाइंडिंग किया जाएगा। दे मस्ट एक्सेप्ट स्पेसिफिक लीगली बाइंडिंग, क्योंकि आपने तो हिस्ट्री से फैला के आया है, ठीक है, आपने तो हिस्ट्री से क्लाइमेट को पॉल्यूट करते चले आए, ठीक है, क्योंकि आप जैसे कंट्री में ही तो इंडस्ट्रियलाइज आया, तो इस वजह से तो आपको हम लोग डिफरेंट दिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जब कल हम लोग पेरिस एग्रीमेंट पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि नेशनल डिटरमाइन था, है ना, जिसको जो करना है करो, अपना मर्जी से कंट्री सेट करेगी, तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ये बोल के कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन से ट्रीटी में पहली बार कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, वो है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये लीगली बाइंडिंग था डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, लीगली बाइंडिंग। बाकी यहाँ पे कुछ याद नहीं करना, बस ये याद करना है कि हिस्टोरिकल पॉल्यूटर कौन था, डेवलप्ड कंट्रीज, रिसेंट पॉल्यूटर कौन, डेवलपिंग कंट्रीज। मैं रीजन भी बताएं, क्योंकि ये लोग तो अभी अभी इमर्जिंग इकोनॉमी है ना, ये लोग तो अभी अभी इमर्जिंग इकोनॉमी थी, ये लोग क्लाइमेट, अगर हम कंपेरिजन करेंगे ना कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट को कौन बर्बाद किया है, कौन डिग्रेड किया है, तो नाम आप लोग आएगा, क्योंकि आपने हिस्ट्री से ही बर्बादी स्टार्ट कर दिया, जबकि ये लोग तो रिसेंट स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जिसका क्लास बाकी बाद में देख लेना, ठीक है। अब ये कोटो प्रोटोकॉल में ना कुछ एनेक्स बेस स्ट्रक्चर बनाया है, ये रेयर आता है एग्जाम में, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। एनेक्स ए कंट्री में किसको रखा गया, डेवलप्ड कंट्रीज को रखा गया, जैसे यूएसए, यूके, रसिया, इन सबको रखा गया, ठीक है। और इनको बोला गया कि आप लोगों को टारगेट जो दिया जाएगा ना वो करना पड़ेगा। अगर आपने, हालांकि यूएस ने कभी मतलब इसको ज्वाइन नहीं किया, कभी भी ज्वाइन नहीं किया, कभी भी इसका पार्ट बना ही नहीं, लेकिन फिर भी रखा गया कि अगर जो टोटल का मेंबर बनता है तो यूएसए, यूके, रशिया आता है तो उसको एनएस ए देंगे, एनएस वन में ऐसी कंट्री होगी जो डीडी हो, डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो इनके पे जो होगा ना तुम्हारा बाइंडिंग हो जाए। एनेक्स टू कंट्री कौन आया, आ जाओ। एनेक्स टू कंट्री में डेवलप्ड कंट्रीज, एनेक्स टू ये सब पार्ट ऑफ द एनेक्स वन, ये एनेक्स एनेक्स वन का ही सब पार्ट है। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे क्या बोला गया कि जो एनेक्स टू कंट्री में आएगी में मतलब डेवलप कंट्रीज ही आएगी, ठीक है। तो इसको क्या है कि ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट करेगी डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैस मिशन के लिए। एनेक्स टू कंट्रीज में मान लो कि एनेक्स वक्त में हम रखें यूएस को रखें, यूके के रखें, रशिया को रखें, ठीक है ना। तो यूएस तो कभी पार्ट बनी नहीं, तो यूके रशिया रखो, चलो। तो ये लोग बोलते हैं कि सर हम हेल्प करेंगे डेवलपिंग नेशन कंट्रीज को। ये आ गई इसमें एनेक्स टू में ऐसी डेवलप कंट्रीज को रखा गया है जो फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को। एनेक्स बी में कनाडा था, ये एग्जाम में हालांकि कनाडा 2012 में विड्रॉ ले लिया, लेकिन इसको शिफ्ट किया गया था 2005 में ना, तो यहाँ बोला गया कि द प्रोटोकॉल बाइंडिंग नेशन टारगेट इंडस्ट्रीज कंट्रीज, इसमें 37 इंडस्ट्रीज कंट्रीज को रखा गया था, और यूरोपियन यूनियन द फर्स्ट राउंड टारगेट जो था, ये राउंड अभी कहा है 2008 से 2012, सेकंड जो 2013 से 2020 ऐसा था। हम क्या करना था, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कनाडा जैसा कंट्री को रखा, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कनाडा किसमें आई थी, कनाडा को रखा गया था एनेक्स बी, ठीक है ना। मतलब देखो इसमें भी इंडस्ट्रियलाइज ही कंट्रीज थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन टाइप की कंट्रीज इसमें रखा गया था, ठीक है। अब आ जाओ, लेकिन नॉन एनेक्स कंट्री आएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इंडिया, चाइना, ब्राजील, यहाँ पे डिफरेंट parties to the UNFCCC are not listed as one of the convention. Most low income developing countries, तो ये लोग लो इनकम कंट्रीज है, इनको हम लोग कैसे रखेंगे, नॉन एनेक्स में रखेंगे, ये लोग कोई एनेक्स को नहीं करेंगे, ठीक है ना, नॉन एनेक्स में। और नो बाइंडिंग टारगेट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस,
अगर ये लोग ग्रीन हाउस गैस को कम भी नहीं करते हैं, इनका पे कोई बाइंडिंग टारगेट करना है तो करो, नहीं करना तो मत ये बोल। और लिस्ट डेवलप कंट्रीज का तो कुछ ही नहीं बोला। जैसे दुनिया कैसे बटी हुई है, डेवलप कंट्रीज, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज, दुनिया ऐसी बटी हुई। भूटान में ना, भूटान में क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो भूटान में पता ग्रीन, वहां पे क्लाइमेट चेंज, वहाँ क्लाइमेट खराब नहीं है, इसलिए इसको कोई टारगेट ही नहीं दिया। अभी रिसेंट में भी भूटान में कोई डेवलपमेंट, कोई इंडस्ट्रीज बोल के नाम पे ऐसा कोई चीज ही नहीं है, तो अंडर डेवलप में आती है। तो इन लोगों को कुछ नहीं बोला गया, उन्होंने बाइंडिंग टारगेट इनको दिया ही नहीं, इनको ग्रीन हाउस गैस का टारगेट दिया ही नहीं। इनको टारगेट दिया लेकिन कोई लीगली बाइंडिंग नहीं दिया, इनको दिया तो बोला कि आपको टारगेट लीगली बाइंडिंग करना ही है, हर हाल में करना, ठीक है। अभी को देखो, ये भी एग्जाम में बहुत आता है, बल्कि आपके रिसेंट क्वेश्चन में ही आता है ये, कि यहाँ पे कोटो प्रोटोकॉल में 3 मैकेनिज्म आया, 3 मैकेनिज्म। वो 3 मैकेनिज्म मुझे चार्ट में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता। 3 मैकेनिज्म को पढ़ो। बोला गया 3 मार्केट बेट मैकेनिज्म कोटो प्रोटोकॉल में सेट किया गया था। एक का नाम था इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 2 3 दे दो, तो इसमें से कौन सा कोटो प्रोटोकॉल का मैकेनिज्म है, ठीक है ना, ये कौन कोटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है, कौन कोटो प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड है, मुझे पता तो मैं मार दूंगी। इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 जो मैकेनिज्म है ना, ये कोटो प्रोटोकॉल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये पेपर 1 में आता है। ये जनरली पेपर 1 में आता है। पेपर 2 में से क्या क्वेश्चन आया कि जैसे कौन सपोर्ट कर रहा, कौन नहीं सपोर्ट कर रहा, एक दूसरा कि कब आया, इन्फोर्स कब हुआ, उसके बाद एडॉप्ट कब किया गया, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा अंजलि, सुषमा बताओ तुम्हारा डॉट क्लियर हुआ? सुषमा हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मैकेनिज्म को साइन किया गया था, 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म था। फर्स्ट का नाम था इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। 3 हम लोग पढ़े, लेकिन तुम लोग को ये तीनों याद करना, मतलब रट लेना, ठीक है ना। लेकिन इसको एक बार समझ लेते, समझने में क्या प्रॉब्लम है ना, अगर जैसे तो एग्जाम उससे नहीं आता, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे लाइन कि लेकिन है क्या इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, है क्या, व्हाट इज, और देखते हैं। This emission can be solved to industrialized nation that create more than appropriate by nation who emit less than permitted. Reduced emission becomes a profitable commercial in the way. आज क्या बोल रहे देखो, बोला गया कि मान लो कि यूके है और मान लो कि रशिया है, इन दोनों को टारगेट दिया गया कि आप लोग ना साल का, जैसे हम लोग अभी टारगेट देखें कि वहां पे दिया गया था 80% ग्रीन हाउस गैस को ही इमिट कर सकते, बस 80% से ज्यादा, ठीक है, तो टारगेट दिया गया। बोला गया कि आप लोग ना 10% ही पॉल्यूशन कर सकते हैं, और आप भी 10% पॉल्यूशन, मतलब डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री सबको एक टारगेट दिया गया, ठीक है। टारगेट बोला गया कि आप लोग 10% ही ग्रीन हाउस गैस को इमिट कर सकते, ठीक है, इमिट कर सकते, बोला ठीक है। ये क्या हुआ कि जो है ना, कि इसने क्या किया, 11% कर दिया, 1% ज्यादा किया, अब क्या करेगा, ठीक है, अभी क्या करेगा, क्योंकि इसने तो क्या किया, 1% ज्यादा कर दिया, तो ये क्या करेगा। और मान लो कि रशिया जो है ना, उसने 9% ही किया, इसका 1 बच गया, इसका 1 पॉइंट बचा हो, तो यूके जाके रशिया से क्या करेगा, ट्रेड कर लेगा, उसको पैसा दे देगा जो, ठीक है, क्या करेगा, वो सोल्ड कर लेगा इंडस्ट्रियलाइज नेशन से, ठीक है, मतलब रसिया से कि भाई जो तुम्हारा 1% बच गया है ना, वो मुझे बेच दो, वो बेच देगा, ट्रेड कर देगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। बाकी तुमको ये सब नहीं याद करना, एक बार सुन लो, बाकी ऊपर वाला जो हेडिंग है वो याद करना है। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है, डेवलप्ड नेशंस प्रोड्यूस मोर पॉल्यूशन, लॉस कार्बन क्रेडिट। The Clean Development Mechanism CDM, one of the flexible mechanism under the Kyoto Protocol, which allow countries with a greenhouse gas emission reduction commitment Annex B country implement emission reduction project in developing countries. और मैं बता रहा हूँ, फिर से वही स्टोरी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लो यूके है
और इंडिया। इंडिया क्या है? इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है। यूके टारगेट क्या है दिया गया? 10% ही आप लोग ग्रीन हाउस गैस को इमिट कर सकते हैं, और आप भी 10%। इंडिया ने क्या किया? इंडिया चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज है तो इन्होंने 8% ही इमिशन किया और बच गया। इन्होंने क्या किया? 12% कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। अब इनको 2% को जाके डेवलपिंग कंट्रीज से जाके बोलना पड़ेगा। देखो ये जो लॉ कंट्री द ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस इमिशंस, डेवलपिंग कंट्रीज में जाके बोलना पड़ेगा कि हम आपके कंट्रीज में, ठीक है, हम आपके कंट्रीज में, अच्छा यहाँ बचेगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब जो भी, ये तो ऐसी भी डेवलपिंग कंट्रीज है। डेवलपिंग कंट्रीज में जाके बोलेगा यूके कि हम आपके कंट्रीज में प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए हम आपके कंट्रीज में प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो मैंने पॉल्यूशन 2% किया है ना, इस पॉल्यूशन को मैं यहाँ भरपाई करूँ। कैसे? आपके कंट्री में मैं आऊंगा, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा ना जिससे ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको बोला गया सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, CER बोला। अब देखो सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन का मतलब क्या है? जब इंडिया में यूके आकर कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा जिसकी वजह से इंडिया में ग्रीन हाउस गैस कम हो रहा था, जब इंडिया में और कम हो रहा, जैसे मान लो कि तुम्हारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस तरह का कोई एक्टिविटी कर दिया, तो इस तरह का कोई एक्टिविटी कर दिया वो इंडिया के, पूरा दुनिया में उसका इफेक्ट पड़ेगा, है ना, पूरा दुनिया में इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो जब यूके ऐसा करेगा तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। वो सर्टिफिकेट जाके दिखाएगा प्रोटोकॉल में, सर देखिए मैंने ज्यादा इमिशन किया लेकिन मैंने अपना भरपाई कर दिया, जाके डेवलपिंग कंट्रीज में मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। मतलब कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया क्लीन करने के लिए, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? कार्बन टोन बोला जाता है, टोन बोला जाता है, टोन बोला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन किए। इन्होंने क्या किया? डेवलपिंग कंट्रीज में जाके, कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज को लेंगे, वहां पे जाके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे और वहां से बोलेंगे कि हमको सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन दो, कि हाँ मेरे इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ है, ग्रीन हाउस गैस इमिट हुआ है, मुझको उसका सर्टिफिकेट दो। मैं जाके पूरे प्रोटोकॉल में दिखा दूंगी, सर देखिए मैंने तो किया, मैंने पॉल्यूशन ज्यादा किया, लेकिन देखिए फिर भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करके मैंने लेवल मेंटेन कर दिया। ये बोला गया था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये तुम लोगों खाली माइंड में याद नहीं करना, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन, वही कहानी है, बस यहाँ पे क्या है, ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन में समझ में आ रहा है कि दो आगे इज अनदर फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म अंडर द प्रोटोकॉल, इट allow a country with the emission the reduction the limit commitment, annex B party on emission reductions from the emission reduction the emission remove project another B। मान लो कि एनेक्स ए कंट्री के 2 मेंबर है, एनेक्स बी में 2 मेंबर है, ठीक है ना। एनेक्स बी भी क्या है? तुम्हारा यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्री आ रही है इसमें, ठीक है ना। तो एनेक्स बी कंट्री का मतलब यहाँ पे डेवलप कंट्रीज भी आएगी और एनेक्स बी भी आएगी। दोनों ने क्या किया? खूब पॉल्यूशन किया, ठीक है, दोनों ने खूब पॉल्यूशन किया। तो अभी क्या करेगा? दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा अपने ही कंट्रीज, ठीक है ना, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा, ऐसा प्रोजेक्ट जिससे इमिशन होगा, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होगा। इससे क्या होगा? जब दोनों मिलकर स्टार्ट करेगा ना, तो इसको बोलेंगे इमिशन रिडक्शन यूनिट। इन्होंने क्या किया? दोनों कंट्री ने मिलकर क्या किया? प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। इसके लिए इमिशन रिडक्शन के लिए, लिमिटेशन के लिए, है ना, कि जो ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको रिड्यूस करने के लिए, इमिट करने के लिए इन्होंने क्या किया? प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? तुम्हारा 110 ऑफ CO2 जो है ना वो बराबर होगा। ठीक है, बाकी तुमको यहाँ पे याद कुछ नहीं करना है, बस इतना ही याद करना है, ऊपर वाला याद करना है, ये वाला। एग्जाम में बस यही से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मैकेनिज्म जो है प्रोटोकॉल का है और कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है तो जो तुमको पता है कि नहीं है वो उधर नहीं है, लेकिन कौन सा है तो इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड ज्वाइनिंग स्टेशन। ठीक है, बाकी मैं इसका चार्ट बना चुकी हूँ, चार्ट पे देख लेना, गो थ्रू कर लेना। ठीक है, देखो ये सब हो चुका है क्लास। उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, आज कल मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को ये वाला, देखा, वेट करो, मैं कल पढ़ाई थी कि यूएनएफ, कल का वीडियो देख लेना तुम लोग,
मैं तुम लोगों का भी ये वाला पीडीएफ नहीं भेजी, ये वाला नहीं भेजी, फोटो प्रोटोकॉल का भी भेज दूंगी, ठीक है ना। ये वाला नहीं भेजी हूँ बिकॉज कि थोड़ा मुझे मॉडिफाई करना है, जैसे मैं मॉडिफाई नहीं की, मैं मॉडिफाई करके तुम लोगों को ये वाला पीडीएफ कल वाला भेज दूंगी और आज वाला अभी सेंड कर दूंगी, ठीक है ना। मैं कल पढ़ाई थी कि UNCED आया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट डेवलपमेंट। इस कॉन्वेंशन में, इस कॉन्फ्रेंस में 3 कन्वेंशन आया था। एक था UNFCCC और एक था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एक था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCD। देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग कल 2 चीज पढ़े, पेरिस एग्रीमेंट पढ़े, अभी कोटो प्रोटोकॉल पढ़े। कोटो प्रोटोकॉल इसी से निकल के आया है, दोनों देख लेना पहले वीडियो, ठीक है ना। कोटो प्रोटोकॉल पढ़े, 2 चीज पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD। इसी में बहुत क्वेश्चन आता है। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी है। एम क्या है? एड्रेस करना, क्या चीज को एड्रेस करना, कन्वर्जन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को जब हम यूज करेंगे ना, बिल्कुल सस्टेनेबल, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है ना, फ्यूचर के बारे में सोचकर यूज करेंगे। बोला कि ये कहाँ पे ओपन हुआ था सिग्नेचर करने के लिए? अर्थ समिट, यूएनसीईडी, यूएनसीईडी, यूएनसीईडी को क्या बोला था? अर्थ समिट, ठीक है। यहाँ पर ये ओपन हुआ था 5 जून 1995, ये ओपन हुआ था रियो द जेनेरियो में सैन होने के लिए। लेकिन इनफोर्स में कब आया? 29 दिसंबर 1993 में ये इनफोर्स में आया। इसका एक एक प्रिंसिपल एग्जाम में आता है, ठीक है। इसका बस कुछ इसका 3 प्रिंसिपल है जो कि एग्जाम में बहुत आता है। इसका प्रिंसिपल 3 ही है। 3 प्रिंसिपल को हम लोग को रटना है। क्या क्या है एक बार देख लें। एक बार तुम लोग इसको देखना अच्छे से, ये कब आई थी, ठीक है, ये कब आई थी ये देखिए। 1993, ठीक है, 1993 में इन्फोर्स हुआ है और ये सिग्नेचर कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। इसके बाद आगे चलते, चलो इसका प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्या? हमको प्रोटेक्शन करना है, किसको? बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसमें क्या क्या आ जाएगी? इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन देना है, स्पीसीज को प्रोटेक्शन देना है, और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ना, जिसको जेनेटिक से क्रिएट किया गया, ठीक है, उन सब चीजों को क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है। तो वो शॉर्ट फॉर्म में इसको याद करना है, कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, पहला प्रिंसिपल। दूसरा बोला गया, दूसरा प्रिंसिपल जो है सस्टेनेबल यूज ऑफ, हम लोगों को सस्टेनेबल यूज करना हर चीज को। हर चीज क्या हो गया? मिनरल्स, ठीक है, ऑयल, ये सब क्या? नेचुरल गैस, ये सब क्या है? सबको ना हम लोगों को सस्टेनेबली यूज करना है, ठीक है। तो दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है ना, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स, इंस्वायरिंग दैट द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उसको सस्टेनेबली यूज करना है। डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म डिक्लाइन, ताकि वो डिक्लाइन ना हो, है ना। ऐसा यूज करना है कि उसका मतलब वो खत्म ना हो जाए, उसका डिक्लाइन ना हो, ठीक है। क्या बोला गया? कि ऐसा यूज करना है कि उसका डिक्लाइन ना हो। तो सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है ना, उनको सस्टेनेबली यूज करना है, ओके। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, तीसरा प्रिंसिपल। इस पर याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्या बोल रहा? मान लो कि जैसे कि क्या होता है, इंडिया कुछ कर रही है, इंडिया ने कुछ फर्टिलाइजर यूज किया, ठीक है, और उस फर्टिलाइजर से बहुत ही एग्रीकल्चर को ग्रो हुआ, बहुत ही बेनिफिट। तो इंडिया अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मेंबर है, तो इंडिया को ये वाला जो फर्टिलाइजर को डिस्कवर किया गया है ना, इसको बिल्कुल शेयर करना पड़ेगा, फेयर तरीके से, इक्विटेबल तरीके से, ताकि सभी को बेनिफिट,
या फिर मान लो कि जैसे तुम देखी होगी कि जैसे काव काव क्या करती है, मिल्क देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना जेनेटिक यूज किया जाता है मिल्क, जैसे इंजेक्शन दे देंगे तो ज्यादा ये आएगा, है ना, मिल्क आएगा काव से। तो मान ले कि इन्होंने क्या किया कि कोई ऐसा मेडिसिन निकाला इंडिया कि मुझे बहुत बहुत मिल्क मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये तो बेनिफिट हो रहा है इंडिया के लिए, है ना, बेनिफिट हो रहा। इंडिया को वो जो मेडिसिन निकाला है ना, वो सबको शेयर करना पड़ेगा। और ये जो है ना जेनेटिक हो रहा है, जेनेटिक कैसे, हम लोग पाव के जेन में चेंज कर रहे हैं मिल्क लेने के, देखो क्या। दूसरा, या तो तुम्हारा एग्रीकल्चर में जैसे तुम्हारा ब्रिंजल हो गया, ब्रिंजल, तो ब्रिंजल को हमको अगर मैं इसको नॉर्मली देखूंगी तो नॉर्मली तो ब्रिंजल ऐसे होगा, बहुत मतलब मंथ लगता होने में, मुझे जनरली नहीं पता, बट हम सुनते हैं कि इसमें इंजेक्शन दिया। मेरी अम्मी बोल रही थी कि मेरी अम्मी मेरे नानी के घर थी, तो मेरी अम्मी बड़ी सामने एक मतलब खेत था, तो वहां पे हम देखे कि एक आदमी आया इंजेक्शन लेकर और ब्रिंजल के ऊपर ऐसे करके, ब्रिंजल था, लेडीज फिंगर था, उन दोनों में आके तुम्हारा इंजेक्शन दिया। तो मेरी अम्मी बोली कि जब हम उसको शाम तक देखे, तो शाम तक देखे तो पूरा एकदम प्रॉपर बन गया वो बैगन, मतलब ब्रिंजल, और जो लेडीज फिंगर था वो पूरा प्रॉपर बन गया, एकदम छोटा छोटा था वो, एकदम बड़ा हो गया, ठीक है। तो वो सब जो इंजेक्शन होता है ना, तो उससे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो वो सब इस तरह का अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अपने कंट्री में डिस्कवर कर रहे हैं, तो आपको फेयर और इक्विटेबल तरीके से शेयर करना है, ताकि उस बेनिफिट को सबको बेनिफिट, है ना। मतलब अगर मैं जनरली ब्रिंजल को ग्रो करेंगे तो बहुत दिन लगेगा, लेकिन इंजेक्शन दिए तो शाम तक का मेरी अम्मी बोली कि पूरा बन के तैयार हो। ऐसा होता है, इस वजह से तो इतना बीमारी होता है कि बोलो वेजिटेबल का, वेजिटेबल का, है ना, वेजिटेबल तो इंसान खा रहा है लेकिन फिर भी बीमारी हो रही, क्यों? क्योंकि बिकॉज बोलो ऑयली सामान मत खाएं आप लोग, ज्यादा वेजिटेबल ग्रीन सब्जी खाएं। तो ग्रीन सब्जी तो आदमी खा रहा है ना, बेनिफिट क्या हो रहा है, क्योंकि बेनिफिट क्यों होगा, उसमें से तुम्हारा इंजेक्शन वगैरह डाल रहा है ना, फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहा है, हाँ। तो वही बोल रहा है कि अगर आप इस तरह का कोई एक्टिविटी करते हैं, आपको फेयर एंड इक्विटेबल तरीके से शेयर करना पड़ेगा बेनिफिट। एक कंट्री है जहां पे वहां पे बीटी बैगन, ठीक है ना, एक कंट्री ने डिस्कवर किया एक नया किस्म का बैगन, बीटी बैगन बोला गया, बीटी बैगन, ठीक है ना उसको। तो ये मैं पढ़ी थी बहुत पहले, बीटी बैगन, वो बैगन उसको जेनेटिक से यूज करके इसको ये किया गया था, ग्रो किया गया जेनेटिक यूज करके। तो, तो अब तुम्हारा अगर वो कंट्री कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मेंबर है, तो उसको भी फेयर और इक्विटेबल तरीके से सबको शेयर करना पड़ेगा। इंडिया को भी उसको देना पड़ेगा वो जेनेटिक जो उसने डिस्कवर किया, जिसकी वजह से बैटी बैगन हो रहा, उसका नाम रखा गया बेटी बैगन। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो बैटी बैगन है ना, उसको खाने से लोगों को नुकसान है। तो यहाँ बोलने का मतलब ये नहीं, मेरा पर्पस ये है कि अगर कोई भी कंट्री कोई चीज को, कोई जेनेटिक रिसोर्स को डिस्कवर कर रहा है, उसका यूज सभी करें, सभी को उनको ये शेयर करना पड़ेगा। कोई फार्मूला, एग्रीकल्चर का कोई फार्मूला डिस्कवर किया जाए, तो तुमको सबको ही शेयर करना पड़ेगा, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मेंबर है, सबको करना पड़ेगा। तो इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्स शेयर फेयरली एंड इक्विटेबली। अगर आप कोई जेनेटिक रिसोर्स को डिस्कवर करते हैं तो उसको बिल्कुल ही जेनेटिक के रिसोर्स को आपको शेयर करना पड़ेगा, ताकि उससे सबसे बेनिफिट बेनिफिट सबको एराइज हो, सबको बेनिफिट मिले, बिल्कुल फेयर एंड इक्विटेबल तरीके से। ये नहीं कि छेड़छाड़ करेंगे, ये नहीं मैं आधा दूंगा और आधा छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल फेयर और इक्विटेबल तरीके से आपको शेयर करना पड़ेगा वो बेनिफिट, जो बेनिफिट आपको हुआ, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल हो गया कन्वर्सन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट, तीसरा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट, ठीक है ना। फिर बोला गया जो कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन बोलते हैं, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इसका जो सेक्रेटेड है ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से तो क्वेश्चन बहुत आया हुआ, ठीक है। एक बार मैं चार्ट बना रही हूँ, तुम लोग मुझे बताना अगर तुम लोगों को बताने के बाद, ठीक है। कन्वेंशन एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डेट ओपन कब हुआ था सिग्नेचर के लिए, 19, हाँ 1992, ठीक है ना। इनफोर्स में कब आया, 1990। अरे तुम लोग बोल रही हो तो मुझे आवाज नहीं आ रहा, तुम लोग बोल रही हो,
हेलो। हाँ जी। हाँ ठीक, नहीं आवाज आ रहा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बोला कि इसका 3 प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल 1 का नाम क्या है? वन वर्ड, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोल को एज एज इट एज याद करना, ठीक है ना। उसके बाद सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल यूज। अगर तुम लोग पेपर 1 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीवियस देखने से कितना क्वेश्चन है। सस्टेनेबल यूज कंपोनेंट्स, ये पहले इंपॉर्टेंट ही करवाते, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा फेयर ना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, पूरा नहीं करेंगे वन शेयरिंग का। ये इसका 3 प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इसके बाद ठीक है, चलो हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे। अब सीबीडी के अंदर जो ये क्वेश्चन है तुम लोग देखी होगी तो बहुत आता है एग्जाम में कि सीबीडी में अब 2 कन्वेंशन निकल जाए, 2 एग्रीमेंट। एक का नाम था कार्टागेना प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरे का नाम है नगोया प्रोटोकॉल। एग्जाम में प्रीवियस अगर पेपर 1 देखोगी ना तो भरा पड़ा हुआ है इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। सीबीडी में अब 2 क्वेश्चन निकल के आए, देखो ये कैसे कैसे आया। पहले तुम्हारा यूएनएससीईटी आया, इससे निकला 3 प्रिंसिपल, है ना, जिसमें कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से 2 चीज निकल के आया, एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल और दूसरा है नोगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो कैसे बना इसका हायरार्की। कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, कीवर्ड याद करो बायोसेफ्टी। कब आया एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कब आया भाई? तो 29 जनवरी 2000 में। इन्फोर्स में कब आया? 11 सितंबर 2003। पर्पस क्या है इसका, एम याद करो। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जितने भी एलोमो है, मैं शॉर्ट कट में पढ़ाऊंगी, तुम्हारा मायने नहीं है। एलोमो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एलोमो किससे जुड़ा हुआ है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। क्या बोला गया कि जितना भी तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। अब जैसे तुम देखिए ये क्या बोले, जैसे रिजल्टिंग द फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या ह्यूमन हेल्थ पे जो रिस्क है उसके लिए हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे अभी क्या हो रहा है, मैं क्या बोली, एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन निकाला, वो मॉडिफाई है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि हम लोग न्यू न्यू टेक्नोलॉजी निकालेंगे, बायोटेक्नोलॉजी निकालेंगे, जिससे क्या होगा कि ह्यूमन हेल्थ को रिस्क ना हो। जैसे कि एग्रीकल्चर में इंजेक्शन डाल दिए रिस्क हो रहा, तो उस रिस्क से बचाने के लिए हम लोग उसको मॉडिफाई करें, ठीक है ना। तुमको सिर्फ यहाँ पे ये आता है ना, कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है। 2003 में इन्फोर्स में और 2000 में ये आई है। अडॉप्ट कब किया गया था? 2000 में। और इसको इन्फोर्स में कब आया? 2003 में। ये एलएमओ से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसको जब ऐसे पढ़ोगी तुम कहीं पर देखना अलग अलग करके सब पढ़ाता है, लेकिन मैं एक ही में पढ़ाऊंगी कि तुम लोग का हायरार्की समझ में आए, है ना। हायरार्की अगर बनाना होगा तो यूएनसीईडी, यूएनसीडी से निकल के आया यूएनएफसीसीसी, यूएनएफसी से निकल, सॉरी सॉरी, यूएनएफसी नहीं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी, है ना। यूएनसीबीडी से निकल के आया 2 एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट का नाम है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जो कि 2000 में अडॉप्ट में हुआ और 2003 में इसको इन्फोर्स लाया गया। ये जुड़ी हुई किससे? ये एलएमओ से जुड़ा है। एलएमओ का फुल फॉर्म है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। दूसरा वाला प्रोटोकॉल का नाम है नगोया प्रोटोकॉल। हाँ, नगोया प्रोटोकॉल जो है ये क्या है, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स, वही वाला फीचर
जो भी हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में पढ़े, बस वही फीचर याद करना है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट अराइजिंग फॉर द यूटिलाइजेशन, एबीएस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एबीएस से कौन जुड़ा हुआ, लगाया प्रोटोकॉल, ऑप्शन में लगाया तो लगाया मानेंगे, ठीक ना। एबीएस का फुल फॉर्म देखो क्या लिखा हुआ, अराइजिंग बेनिफिट शेयरिंग, उल्टा लिखा हुआ है, एबीएस है लेकिन उल्टा दिया हुआ है, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग बेनिफिट ऑफ शेयरिंग। जो भी हमको कोई भी बेनिफिट होगा, कोई भी जेनेटिक रिसोर्स से बेनिफिट होता है, उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे। इसके साथ बेनिफिट अराइजिंग, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, इसको एबीएस करके याद करना, मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन होगा ना उसको सब करेंगे। अगर तुमने कोई जेनेटिक रिसोर्स को डिस्कवर किया, इसका फायदा बेनिफिट यूटिलाइजेशन सभी को होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एबीएस किससे जुड़ा हुआ है, एबीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा अराइजिंग बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। तो किससे जुड़ा हुआ है, नगोया प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। नगोया प्रोटोकॉल आई कब थी, 2010 में इसको एडॉप्ट किया गया था और 2014 में ये जो है इन फोर्स में आई। पूरा डेट याद करो, एडॉप्ट कब किया गया था, 24 अक्टूबर 2010। नगोया कहाँ पे आया था, जापान में, जापान की सिटी नगोया में, सिर्फ नगोया प्रोटोकॉल बोल, ठीक है। इन फोर्स में कब आया था, 12 अक्टूबर 2004, ठीक है। देखो ये एलओ से जुड़ी हुई है, ये एबीएस से जुड़ी हुई है। एबीएस को बोलेंगे अराइजिंग बेनिफिट शेयरिंग, ऐसे कर लेना, ठीक है ना। ऐसे तो ऐसे लिखा हुआ, लेकिन तुम इसको ऐसे अराइजिंग बेनिफिट्स शेयरिंग, मतलब अगर कोई भी बेनिफिट आता है तो आपको सबको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है ए से हो गया राइजिंग, यहाँ मैं गलत नहीं लिखूंगी, ये ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा जाता है, नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग और बेनिफिट अराइजिंग फॉर द यूटिलाइजेशन, उसके जो यूटिलाइजेशन है ना उसको सबको शेयर करना, ठीक है ना। कहाँ आया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आया था। एक बार हम लोग इसका चार्ट बनाते हैं, भाई तुम लोगों को यही पीडीएफ सेंड कर दूं क्या, चलिए तो चार्ट बना दिया ना इसमें, यहाँ पे बनाते हैं UNCEDI, यूएनसीडी में से क्या निकला, UNP, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पे निकल गया है दो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और हमारा कार्टिजना प्रोटोकॉल। कार्टिजना प्रोटोकॉल 2000 में और 2003 में इन्फोर्स हुआ, ये हुआ 2010 या 2000, ये 2010 में आया और 2014 में इन्फोर्स में आया। ये किससे जुड़ा है, एलएमओ से जुड़ा हुआ, ये एबीएस से जुड़ा हुआ, ये राइजिंग बेनिफिट शेयरिंग है ना। और ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो है कब आई, 1992 में ओपन हुआ कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और 1993 में जो है इन्फोर्स में। बाकी तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया हो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे रहे, अगर कुछ पूछना तो पूछ लो, ठीक है।